हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए टॉपिक पर बातचीत करेंगे। यह टॉपिक क्या है, सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे। क्या राज्यपाल के पास मंत्री को हटाने की शक्ति है ना? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि राज्यपाल महोदय क्या किसी राज्य के मंत्री को हटा सकते हैं, है ना? ये सवाल क्यों उभरा है, इस पर हम आज की चर्चा में बातचीत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सामने जो पैनल पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये केरल के राज्यपाल महोदय की है और इन्हीं से जुड़ा हुआ एक मामला आया है। इसी को लेकर करके विवाद की स्थिति सामने आ गई है। केरल के राज्यपाल महोदय ने ये मंतव्य दिया है कि मंत्री को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अब काम नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं है। अब यहां पर एक टर्म आ गया दोस्तों, राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत, है ना? राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत क्या हुआ? प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो मुद्दा है, मुद्दे को थोड़ा सा आप यहाँ पर रेखांकित करने की कोशिश कीजिए कि ऐसे ऐसे इस मुद्दे की शुरुआत हो रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार का मंतव्य है, यानी कि जो केरल राज्य के मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनका मंतव्य है कि राज्यपाल महोदय ने जो यह तर्क दिया है, यह तर्क गलत है ना? तर्क गलत है। ठीक है, कौन सा तर्क? कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह मंत्री नहीं है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। यह जो तर्क राज्यपाल महोदय के द्वारा दिया जा रहा है, यह संवैधानिक तौर पर गलत है। क्यों वो ऐसी बात कर रहे हैं? क्या इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान है? इसको हम विस्तार से समझेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले जो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ मेन जो विवाद है, उस विवाद को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखो, है क्या कि कुलपतियों के त्यागपत्र से जुड़ा हुआ एक विषय केरल में निकलकर सामने आया था। क्या ये विषय था? इसको आप ऐसे विस्तार से ऐसे समझ सकते हैं कि केरल में एक KTU यूनिवर्सिटी है ना? APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर की नियुक्ति की गई और इस नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि यह जो नियुक्ति की गई है, यह UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रावधान के विपरीत है ना? प्रावधान के प्रतिकूल। ठीक है, क्यों प्रतिकूल है प्रावधान के? UGC का प्रावधान क्या कहता है? UGC का प्रावधान यह कहता है कि कम से कम 3 से 5 नामों का एक पैनल दिया जाता है कुलाधिपति महोदय को। कौन होता है कुलाधिपति? तो वो होता है राज्यपाल। राज्य का जो राज्यपाल होता है, वो राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, चांसलर कहलाता है कि नहीं? और वाइस चांसलर कौन होते हैं? तो कुलपति होते हैं, विश्वविद्यालय के VC कहलाते हैं। तो कुलाधिपति के तौर पर, यानी कि केरल के राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि भाई इसकी जो नियुक्ति की गई है, ये नियुक्ति UGC के प्रावधान के प्रतिकूल है। क्या प्रावधान है, ये मैंने आपको बता दिया। इस पूरे मामले को आगे तुल दिया गया और इसके बाद यह केरल हाईकोर्ट में गया, उसके बाद यह सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निश्चित तौर पर यह जो मामला है, ये बिल्कुल सही प्रतीत होता है और इस लिहाज से इस वाइस चांसलर की नियुक्ति सही नहीं। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि क्या यहाँ पर चीजें इंटरकनेक्ट हो रही हैं। इस बीच केरल के एक मंत्री महोदय हैं, उन मंत्री महोदय ने राज्यपाल महोदय के अगेंस्ट में एक टिप्पणी कर दी, है ना? टिप्पणी ये कर दी कि जो राज्यपाल महोदय हैं, वो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को ही देखे हैं, वो वहाँ की स्थितियों को ही वो केवल देखे हैं, केरल के विश्वविद्यालयों के बारे में उनको जानकारी नहीं है ना? इस तरीके की जब टिप्पणी कर दी, उसी को लेकर करके राज्यपाल महोदय ने कहा कि ये राज्यपाल के पद का अपमान है
और इस लिहाज से हम ये नहीं मानते हैं कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है ना? ये चीजें यहाँ पर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रही हैं। और दूसरी तरफ राज्यपाल महोदय ने जब ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह फैसला लिया है कि यह नियुक्ति ठीक नहीं है, तो फिर उन्होंने कुल 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कहा कि भाई आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि आपकी नियुक्ति इस प्रावधान के अनुसार नहीं हुई है ना? तो यहाँ पर ये चीजें घूम फिर करके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जा रही हैं, है ना? कैसे कैसे एक दूसरे से ये चीजें जुड़ गई, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा समझना होगा कि भाई जिस प्रसाद पर्यंत की हम बात कर रहे हैं वह प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, और साथ ही भारतीय संविधान में इसके संदर्भ में क्या कुछ बातें कही गई हैं। क्लियर? तो देखो, प्रसाद पर्यंत का मतलब दोस्तों बहुत ही मोटे तौर पर अर्थ लगाओ तो इसका मतलब ये होता है कि आप हमारी खुशी पर काम कर रहे हैं। मुझे आपकी काम करने का जो अंदाज है, मुझे आपके काम करने का तरीका यदि पसंद नहीं आया तो फिर हम आपको वापस बुला सकते हैं या फिर आपको हम हटा सकते हैं, अपदस्थ कर सकते हैं। ये होता है प्रसाद पर्यंत, यानी कि आप अपना पद मेरे प्रसाद के अनुरूप, मेरी खुशी के अनुसार ही आप पा रहे हैं, है ना? तो इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, है ना? क्या कहा जाता है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। यहाँ पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको अंग्रेजी से भी इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, समझ कर करके कि भाई प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुशी, प्रशंसा। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब यही हुआ कि भाई राज्यपाल को खुशी है, राज्यपाल को लग रहा है कि हाँ अमुक व्यक्ति अपने पद पर रह सकता है, तो इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। और इसी संदर्भ में यहाँ पर इन्होंने ये बात कह दी राज्यपाल महोदय ने कि भाई अब हम इनको अपने पद पर, मंत्री के पद पर नहीं रखना चाहते हैं, मेरी खुशी अब इनके प्रति नहीं है, मेरी जो स्थिति है यही कह रही है कि इनको इस पद से हट जाना चाहिए, अपदस्थ हो जाना चाहिए। और इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर ये चीजें निकल कर ये सामने आती हैं कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा ये है कि भाई भारतीय संविधान में इसके बारे में यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 में इससे संबंधित कुछ चर्चा की गई है। देखो इसके बारे में ध्यान से समझना। प्रसाद, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत या फिर प्रसाद पर्यंत को लेकर करके, प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को लेकर करके यूपीएससी के प्री में भी सवाल बन सकता है और मेंस में भी सवाल बन सकता है कि नहीं? आपको पता ही है कि भाई जीएस में पॉलिटी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर निकल कर सामने आता है। पेपर 2 में इसके बारे में मेंस में पढ़ना होता है, और जो पीटी का एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनेशन में भी पॉलिटी से संबंधित, उसके कॉन्सेप्ट, अवधारणा से संबंधित कई बार सवाल पूछे गए हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर इसके बारे में आपको समझने की आवश्यकता है, केवल अनुच्छेद रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसकी अवधारणा को समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो अनुच्छेद 310 और 311 में इससे संबंधित बातें तो की ही गई हैं, लेकिन जब हम इसकी अवधारणा को और विस्तार से समझते हैं तो देखो इसकी विस्तार में ये कहा गया है कि यह जो अवधारणा है ये ब्रिटेन के संविधान से सुमेलित करती है। ब्रिटेन में जो राजा होता है, जो क्राउन होता है, वह कभी भी किसी भी अधिकारी को उसके पद से हटा सकता है, वापस बुला सकता है कि नहीं? तो उसी को यहाँ पर आजमाया गया है, उसी को यहाँ पर अपनाया गया है। और अनुच्छेद 310 में ये कहा गया है कि रक्षा सेवा और लोक सेवा से संबंधित जो भी अधिकारी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, है ना? और जो राज्य में है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ये किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 310 में, है ना? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। यदि केंद्र में है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और यदि राज्य में है तो फिर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। यानी कि राज्य का जो लोक सेवक है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, और जो केंद्र का लोक सेवक है, जो सिविल सर्वेंट है या फिर जो डिफेंस सर्विसेज में कोई व्यक्ति है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत,
है ना। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत, है ना। यहां पर इन चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है। और वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 311 में जो लोक सेवक प्रसाद पर्यंत काम करते हैं उनके पद से अपदस्थ करने के विरुद्ध भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, है ना। उनको कुछ सुरक्षा भी दी गई है, ठीक है ना। किनको? तो लोक सेवकों को, कि ऐसा न हो कि उनको किसी भी मामले में बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित कारण के हटा दिया जाए। उनको अपने ऊपर लगाए गए आरोप के विरुद्ध सुनवाई का भी अधिकार दिया गया है कि नहीं। वो अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये दोनों बातें यहाँ पर क्रमशः अनुच्छेद 310 और 311 में की गई हैं, है ना। और यह जो विषय है, प्रसाद पर्यंत का जो विषय है, ये कहाँ से उभर कर सामने आया, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम थोड़ा ये समझें कि राज्यपाल महोदय ने क्या तर्क दिया है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मंत्री जी ने जिस तरीके से टिप्पणी की है उससे क्या होता है, उससे क्षेत्रवाद की भावना, है ना, क्षेत्रवाद की भावना के साथ साथ भारत की एकता के विरुद्ध टिप्पणी। बात समझ में आ रही है ना। इन्होंने इस तरीके से इस एंगल से मंत्री जी की टिप्पणी को देखा है कि भाई ये क्षेत्रवादी भावना से प्रेरित है और भारत की एकता के विरुद्ध है ना। और इसी पूरे संदर्भ में हम अब उनको मंत्री के पद पर नहीं रखना चाहेंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 164 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसी के आधार पर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि ये अब हमारे प्रसाद पर्यंत नहीं है, इनको अब अपदस्थ कर दिया जाना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है। क्या उनको सही में शक्ति है ऐसा कि मंत्री के पद से किसी भी मंत्री को हटा दे? तो इसका जो मूल जवाब है, इसका मूल जवाब यहाँ पर मिल सकता है। अनुच्छेद 164 में देखो कहा गया है दोस्तों कि राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, है ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से आपको ध्यान भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 में इस बात के बारे में जिक्र किया गया है। और साथ ही मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर, है ना, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री जी एडवाइस देते हैं, उनके हिसाब से अन्य जो भी मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। और इसी अनुच्छेद में इसका भी जिक्र किया गया है कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, है ना। बात समझ आ रही है ना। अब यहां पर देखो ये विचारणीय है कि चलो ये बातें तो ठीक है, ये बातें तो ऐसे है कि हाँ राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री के आधार पर मुख्यमंत्री जिसको कहता है कि इसको मंत्री बनाइए उसको मंत्री बनाया जाता है। तो फिर जब ये है ही कि भाई मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, तब तो वर्तमान में जो केरल के राज्यपाल महोदय तर्क दे रहे हैं तब तो वो सही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक पेच ये है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की ही सलाह पर तो मंत्री की नियुक्ति की जा रही है, यानी कि मुख्यमंत्री ही तो कह रहा है ना कि हाँ आप अमुक व्यक्ति को मंत्री बनाइए, है ना। तो फिर मुख्यमंत्री जब कहेगा कि आप अमुक व्यक्ति को हटाइए तभी तो वो हटाएंगे। राज्यपाल अपने मन से तो किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना रहे हैं, है ना। मुख्यमंत्री की एडवाइस पर वो मंत्री बना रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जब वो एडवाइस देंगे तभी तो वो किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, तो राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत, है ना।
मैंने शुरू में भी इसके बारे में बताया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ, तो इसको हम देखें तो केंद्र के सरकार के प्रसाद पर्यंत, है कि नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में जो वर्तमान में एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है, राज्यपाल महोदय ने जो अपनी बात कही है कि मंत्री पद से हटा देना चाहिए, वर्तमान की स्थिति के अनुसार तो यह संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी यह देखने वाली बात होगी कि आगे इससे संबंधित क्या कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं, है ना, क्या कुछ इसमें अमेंडमेंट की संभावना बनती है ना। ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल जो वर्तमान में स्थिति है वह यही कहती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि भाई क्या सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में दखलंदाजी कर सकता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत से संबंधित जो विषय है, जो मामला है, उसमें क्या कुछ हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं? ये सवाल उठ सकता है। तो भाई सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम बलवीर सिंह मामले में इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि उसे लगता है कि कोई भी ऐसा विषय है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से संबंधित है और वह सही नहीं ठहरता है, उससे संबंधित जो परिस्थितियां हैं, उस प्रसाद पर्यंत से संबंधित जो परिस्थितियां लागू की जा रही हैं वो परिस्थितियां सही नहीं है, जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में हो। अब यहाँ पर एक सवाल यह उठ सकता है कि भाई राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से संबंधित जो एक स्थिति यहाँ पर सामने आती है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय क्या कुछ हस्तक्षेप कर सकता है ना। सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष क्या है इस पूरे मामले में, या ऐसे मामले में क्या है? ठीक है, तो यहां पर पहली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय इस तरीके के मामले में जांच कर सकता है, उसे जांच की शक्ति है। ऐसा नहीं है कि उसे जांच की शक्ति नहीं है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से संबंधित कोई विषय यदि उसके सामने लाया जाता है तो वह उसकी जांच कर सकता है कि इससे संबंधित परिस्थितियां क्या हैं, क्या इससे राज्य की सुरक्षा को कोई चुनौती तो नहीं पहुंच रही है। इस तरीके से वह जांच कर सकता है ना। तो जांच करने का अधिकार है, करने का अधिकार है। बात समझ में आ रही है ना। ये बात कब कही गई? ये बात कही गई है भारत संघ बनाम बलवीर सिंह नामक वाद में, है ना। नाम यहाँ पर ध्यान से लिख लीजिएगा, भारत संघ बनाम बलवीर सिंह वाद में। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस संदर्भ में वह जांच करने का अधिकार रखता है। ठीक है, दूसरी तरफ भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल एक वाद आया था, एक केस आया था, और उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही कि भाई जो यह प्रसाद पर्यंत से जुड़ा हुआ विषय है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है, इस सिद्धांत के संदर्भ में यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो मंत्री महोदय होते हैं, मंत्री महोदय क्या करते हैं? वो नीतियों का निर्माण करते हैं, पॉलिसी को बनाते हैं वो, है ना। किसके लिए? तो जनता के लिए। और दूसरी तरफ जो लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, वो उन पॉलिसीज को क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है, उन्हें क्रियान्वित करता है। तो इस लिहाज से डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को देखे जाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि यह एक बिना किसी सोच विचार के और हरसठे कोई यह अधिकार दे दिया गया है ना। इसका एक कारण है, इसका एक मकसद है, ऑब्जेक्टिव है कि नीतियों का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, नीतियों का निर्माण सही तरीके से हो, है कि नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में इस विषय को समझने की आवश्यकता है ना। यह बात कही है सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल मामले में। ठीक है ना।
तो इन दोनों ही संदर्भों में पहला क्या कहा कि जांच करने का अधिकार है भारत संघ बनाम बलवीर सिंहवाद में, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, भारत संघ बनाम बलवीर सिंहवाद। ठीक है ना। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि भाई मंत्री महोदय और लोक सेवक जो है सार्वजनिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, और इसी के कंटेक्स्ट में ये जो प्रसाद पर्यंत की बात है ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इनको हरसठे कोई भी व्यक्ति कैसे भी करके हटाते, है ना। इसका एक कारण है, इसका एक मकसद है। ठीक है, तो इस संदर्भ में इन चीजों को देखे जाने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा में प्रसाद पर्यंत सिद्धांत से संबंधित, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से संबंधित जो भी फैक्टर्स थे, क्यों यह विषय सामने आ रहा है, और केरल में क्या वर्तमान में स्थिति है, केरल के राज्यपाल महोदय ने क्या तर्क दिया, और भारत का संविधान क्या कहता है, इस सिद्धांत से संबंधित क्या कुछ अन्य पक्ष हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में क्या कुछ बातें कही हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, और इस तरीके से आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक के आधार पर एक सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है, राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत शक्ति का अर्थ समझाइए, साथ ही इसके संवैधानिक पक्ष की चर्चा कुछ हालिया उदाहरणों के साथ कीजिए। सीधा सा सवाल है, क्या है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शक्ति का मतलब, ये आपको समझा देना है। मैंने इसको स्पष्टता से बता दिया है, अनुच्छेद का उदाहरण लेना है, अनुच्छेद के आधार पर इसके बारे में बता देना है, और जो हालिया स्थिति है उन स्थितियों के बारे में भी आप इसमें एक इनपुट डाल सकते हैं, और इस हिसाब से आपका ये प्रश्न का उत्तर तैयार हो सकता है। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो फिर आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।